प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बजट सत्र के दूसरे दिन राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल पूरी तरह हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए और बहस कई बार आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। हुक्का बार से जुड़े सवाल या फिर सड़कों की बदहाली पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो वहीं दिया कुमारी ने विपक्ष पर पलटवार किया। जयपुर परकोटा में लाउडस्पीकर की समस्या पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, विद्यार्थियों और आमजन की नींद खराब हो रही है। वहीं कांग्रेस ने एसआईआर में फर्जी हस्ताक्षर के आरोप भी लगाए। उधर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों के नाम और जरूरतमंदों के वंचित रहने का मुद्दा उठाया। आज की फाइट इन सभी मुद्दों पर ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल पूरी तरह हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए और बहस कई बार आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। हुक्का बार से जुड़े सवाल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस और भाजपा शासन की तुलना कर दी। बस फिर क्या था, कांग्रेस विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में शोर शराबा तेज हो गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने सभी प्रकार के मादक पदार्थों, हुक्का बार आदि पर रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्सों का गठन करके पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सड़कों की बदहाली पर कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के सवाल ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी आक्रामक कर दिया। दिया कुमारी ने आंकड़े रखते हुए कहा, पिछली सरकार ने 5 साल में 12,300 करोड़ खर्च किए, जबकि मौजूदा सरकार ने 2 साल में ही 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। इस पर विपक्ष ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। प्रश्नकाल में जयपुर शहर की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल उठा। विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार से पूछा, जब रिहायशी इलाकों में लेपर्ड घुस रहे हैं तो अब तक कोई एकल इमरजेंसी हेल्पलाइन क्यों नहीं? सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि यहाँ तो क्या विभाग 100 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? वहीं विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर परकोटा क्षेत्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज का मुद्दा उठाया। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों के नाम और जरूरतमंदों के वंचित रहने का मुद्दा उठाया। बाड़मेर जिले में हटाए गए परिवारों की संख्या, पीडीएस की गुणवत्ता और वंचित पात्रों के नए सर्वे की मांग की। भाटी के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 54.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवाए, जबकि 2 साल में 73.5 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। फिलहाल 11 लाख रिक्त स्थान हैं और 50,000 नए आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है। आज इसी मुद्दे पर देखिए आज की फाइट। तो प्रश्नकाल जो कि समाधान का मंच होना चाहिए, क्या वो सियासी अखाड़ा बन रहा है? क्या आपके हमारे मुद्दे वहां पर तक पहुंच रहे हैं? इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की फाइट में हमारे भी कई सवाल होंगे और पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। पहला सवाल है उस मुद्दे पर जिस पर सियासी शोर सबसे ज्यादा देखने को मिला। आज भी ये मुद्दा उठा, एसआईआर में फर्जी हस्ताक्षरों के जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सियासत है और कितने दावे में दम है, कितने गंभीर है ये आरोप, समझने की कोशिश होगी अपने खास पैनल के साथ। और दूसरा सवाल, आज इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश होगी कि विधानसभा में जवाबदेही या फिर जुबानी जंग, जो अक्सर हमने देखा कि कोई मुद्दा उठता है लेकिन वो फिर आरोप प्रत्यारोप में बदल जाता है। अब तीसरा सवाल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आज की फाइट में। तीसरा सवाल, क्या प्रश्नकाल अब समाधान का मंच नहीं, सियासी जंग या फिर सियासी अखाड़ा बन गया है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश रहेगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। पंकज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव जैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का।
सबसे पहले पंकज शर्मा जी, आप ही के पास आते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा भी बाल मुकुंद आचार्य ने उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए, किसी धर्म से जोड़ के इसे मत देखिएगा, मैं इसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के तौर पर देख रहा हूं, ध्वनि प्रदूषण के तौर पर, जिसमें कि 4 बजे जब लाउड स्पीकर से मस्जिद से आवाज आना शुरू हो जाती है तो ऐसे में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, दिक्कत बुजुर्गों को होती है, दिक्कत बीमार लोगों को होती है, तो उनके भी तो अधिकारों का हनन है। इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है। जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जी सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है कि वो जो बहुत गंभीर जो मुद्दे हैं राजस्थान के, भले ये युवाओं से जुड़े हुए हो, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों से जुड़े हुए हो, वो तमाम मुद्दे मुकुंद आचार्य जी को उनकी जनता ने जिताकर भेजा है। लेकिन वो मुद्दे भले सड़क से हो, पानी के, सड़क का मुद्दा हो, पानी का हो, बिजली का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे कभी भी वो उठाते नहीं और उनका सिर्फ और सिर्फ काम हमेशा से जनता का ध्यान भ्रमित करने का है। उनको मुद्दा उठाना चाहिए था कि जो SMS में जो जलकर लोग मारे गए उस पर क्या जवाबदेही किसी की तय हुई, नहीं हुई। जो बच्चे कफ सिरप से मारे गए थे, क्या उनके लिए किसी की जवाबदेही तय हुई, नहीं हुई। जो बच्चे झालावाड़ में स्कूल के नीचे दबकर मारे गए थे, क्या उसके लिए किसी की जवाबदेही तय हुई, नहीं हुई। जो योजनाएं कांग्रेस सरकार में जनता के लिए थी, वो योजनाएं बंद हो गई। जैसे शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हमारी सरकार ने दिया था, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वो बंद हो गई, उसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए थी। जो अन्नपूर्णा रसोई थी, उसकी रसोइयों की संख्या कम हो गई, उसके लिए बाल मुकुंद आचार्य जी को सवाल पूछा जाना चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए थी। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हों या किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए थे। अब आपको सिलसिलेवार में इस समय कुछ स्थितियां आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय चरमराई हुई है और वित्तीय स्थिति चरमराने का कारण यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 81.72% पर 60 महीने में ही खत्म हो गया है। बजट में अनुमान ये था कि 31,224 करोड़ का अनुमान था कि घाटा होगा, लेकिन ये अक्टूबर तक घाटा 25,598 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और ये सरकार अब कैसे खर्चे निकाल रही है, कैसे सैलरी दिख रही है, ये सरकार ही जानती है। विकास कार्यों के खर्च के लिए लगभग 15,397 करोड़ रुपए की अनुमान था, लेकिन उससे ज्यादा तो जो 19,676 करोड़ तो ब्याज से ही सरकार ने ब्याज में भर दिए हैं। देखिए, सरकार कर्ज ले लेकर घी पीने का काम इस सरकार कर रही है। इस सरकार में 2,717 घोषणाएं पिछले 2 बजटों में हुई, उनमें से मात्र 754 घोषणाएं पूर्ण हुई है मनोराज जी, जो कि 27.45% 75% है। जो घोषणाएं शुरू हुई, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति पता नहीं, ऐसी घोषणाएं 1256 है, यानी लगभग 46.23%। जो पेंडिंग घोषणाएं हैं वो है 707 घोषणाएं। पंकज जी, आंकड़े तो आज दिया कुमारी भी दिखा रही थी, जिसको सुनने को विपक्ष तैयार नहीं था, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि वो आप मुद्दे उठाते हैं जो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। लाउड स्पीकर पर तो आप बोल लेते हैं, लेकिन बात आप SMS पर नहीं करते, बात कफ सिरप पर नहीं करते, बात झालावाड़ में जो हादसा हुआ था बच्चों के साथ उस पर नहीं करते, जवाबदेही से बचते हैं। मीणा जी। मनु जी बिल्कुल मुझे जब ऐसे चर्चा होती है जिनमें आंकड़ों की बात होती है, जिनमें राजस्थान के विकास की बात होती है और जिनमें देश की जनता की चिंता होती है, ऐसी डिबेट, ऐसी चर्चाएं हमेशा मुझे लुभाती है। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान में पिछले 2-3 साल के अंदर जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, कांग्रेस ने एक अच्छा सा रुख अख्तियार कर लिया है कि केवल हल्ला करो, वॉकआउट करो और वॉकआउट के करके केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने का काम करो। ये एक ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, पिछले 2 साल के अंदर जितने सत्र हुए हैं, हर सत्र के अंदर कांग्रेस की स्थिति ये हुई है कि इन्होंने वॉकआउट और शोर शराबा के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये एक अच्छी बात है कि इस बार ये अभी पिछले 2 दिन से ये चर्चा कर रहे हैं और हाल फिलहाल इन्होंने वॉकआउट भी नहीं किया। और कंपेरेटिव अगर हम देखा जाए, पिछले सत्रों का अनुभव देखा जाए तो कि वो भी नहीं आते सदन में, उनकी भी उपस्थिति कम से कम रही, कल प्रदर्शन में भी थे। हाँ, नहीं बिल्कुल है। डोटासरा जी की तो स्थिति बहुत विचित्र है। ये PCC के अध्यक्ष महोदय है, हमको पिछले सत्र का याद है कि किस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की सीमाएं पार कर दी और यहाँ तक कि सदन के आसन के जो अध्यक्ष फिजिकल डेफिसिट पे भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कर्ज में डुबा कर आप घी पिलाने का काम कर रहे हैं। शर्मा जी के जवाब दीजिए ना सवाल का। तारीफ हो गई विपक्ष की। मैं आ रहा हूँ आपके उस बात पे भी, इनके आंकड़ों पे भी आ रहा हूँ मैं। आप सुनते जाइए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनके सभी चैनलों का, इनके सभी सवालों का जवाब भी देना चाहूंगा। साथ में
जो कांग्रेस के द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है, झूठे मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके पर्दे पे पर्दाफाश करना जरूरी है। लगातार इनके द्वारा ऐसे मामले उठाए जाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता। फिर मैं वही बात कर रहा हूं, केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ये मुद्दे उठाते हैं। अब आप ये देखिए, ये पिछले 15 दिन से ये गीत गाए हुए हैं कि साहब नरेगा बंद कर दिया, नरेगा बंद कर दिया, जबकि पूरे देश की जनता जानती है, यहां तक कि हमारा गरीब किसान मजदूर भाई जानता है कि नरेगा बंद नहीं हुआ है, विकसित रूप के अंदर वापस हमारे सबके बीच में आया है। जहां पहले 100 दिन की गारंटी होती थी, वहां अब 125 दिन की गारंटी हुई है। और वो गारंटी भी उन 2 महीने जब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा कि अभी खेती का समय है, उस वक्त उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। काम का जो नरेगा के अंदर वीबी जी राम जी के अंदर जो काम का जो है तय होगा वो ग्राम पंचायत से होगा। अब तक तो ये था कि कोई मंत्री, कोई एमएलए का मस्टोल बनवा देता था और वही क्या नाम है, तालाब एक जगह खुदता था, दूसरी जगह बंद कर दिया जाता था, अगले साल फिर उसी तालाब को खोदा जाता था। कोई काम की गारंटी नहीं थी, कोई काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इन सबको सुधार करते जब हम बीबी जी राम जी की योजना लेके आए। पंकज शर्मा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि मनरेगा नाम तो पहले भी कई बार बदला गया, आपत्ति सिर्फ इस बार ही आपको क्यों हो रही है, जबकि हमने मानदेय बढ़ा दिया, हमने दिन भी बढ़ा दिए कामकाज के? नहीं देखिए मनोज जी, ये सरासर झूठ है जो ये लगातार भाजपा जनता के बीच फैला रही है। सच ये है कि जो काम के अधिकार का कानून था उसे सरकार ने खत्म कर दिया है और इसका सिर्फ और सिर्फ अब ये कानून खत्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जनता में ये कहना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ नाम चेंज करने का विरोध करती है, लेकिन हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि जो कानून ही खत्म कर दिया गया। हम लोगों ने तय किया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर है, वो अगर 15 दिन के लिए किसी ग्राम सभा में जाता है और वो अगर ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम चाहिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर ग्राम सभा को तय करना पड़ेगा कि उसको काम दिया जाए, खड्डा खुदवाना पड़ेगा, जो भी XYZ काम है वो दिया जाए। लेकिन सरकार ने वो अधिकार छीन लिया है। अब आप 60 दिन से ज्यादा तो जो फसलों का टाइम होगा उसे काम देंगे ही नहीं। तो ये दिखाता है कि सरकार उदासीन है, किसान वर्ग के लिए भी, मजदूर के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी। अब आप देखिए युवाओं की बात, कौन भ्रमित कर रहा है मनरेगा के कानून को लेकर? वो कह रहे राइट टू वर्क एक्ट पर ही सीधे सीधे इन्होंने खत्म कर दिया इस अधिकार को, एक ऐतिहासिक कानून खत्म कर दिया। देखिए मनोज जी, दोनों पार्टियां जब आमने सामने हो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने बहुत स्वाभाविक सी बात है। वास्तविकता यह है कि जिस कानून के बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, वो प्रावधान, कानूनन जो प्रावधान था जिसकी पूर्ति हो रही थी या नहीं हो रही थी, वो भी एक बड़ा एक सवाल है। उसको निश्चित तौर पर समाप्त किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दावा है कि हम उससे ज्यादा आपको काम देंगे, कानूनी प्रावधान के तहत के बावजूद आपको जो काम नहीं मिल रहा था उसका 100 दिन की जगह उनके दिनों की बढ़ा 115 दिन काम देने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में यह तो दिखाना चाह रही है कि हाँ, हमने आपकी भलाई के लिए यह कानून बीपी राम जी का प्रावधान लागू किए हैं। लेकिन कांग्रेस की बातों को भी आप पूरी तरह से झुटला नहीं सकते हैं, चाहे SIR की बात हो, चाहे मनरेगा पर बीपी राम जी पर बात हो। लेकिन निश्चित तौर पर आंकड़ों से परे मुझे लगता है कि धरातल पर जो हो रहा है, ग्राउंड पर जो हो रहा है, जो आम आदमी, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो शायद दोनों राजनीतिक दल उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और अपने राजनीतिक फायदों के लिए यह दोनों दल लगातार काम करना चाहते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में अगर पप्पू जैसे शब्द कह करके अगर विधानसभा की चर्चाएं कोई पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अच्छा नहीं है। अगर बशर्ते चर्चा होती कि कितनी सड़कें बनी, कितना फंड खर्च हुआ, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कितने किलोमीटर आपने सड़कें बनाई, यह आप सदन के पटल पर रखते, कितनी नई चीजें, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर। और आशुतोष जी, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रश्नकाल क्या सियासी अखाड़ा बन गया है, यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। राजीव जैन जी, SIR का मुद्दा यहाँ पर आशुतोष जी ने उठाया, इस मुद्दे पर मैं भी आ रही थी। SIR में जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं फर्जी हस्ताक्षर के, इन दावों में कितना दम है और कितने सियासी से आपको दिखते हैं? देखिए मनु, ये जो आरोप लगाए गए हैं तो जांच का विषय है कि उसमें कितनी सच्चाई है। कि चुनाव आयोग को देखना है कि ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। उनको नहीं, लेकिन राजीव जैन जी ये तो कहते हैं ना कि चुनाव आयोग क्या देखेगा, वो तो खुद ही मिला हुआ है, बीजेपी की भी टीम है, तो फिर सच्चाई कैसे आएगी? अगर कोई शंका है, संशय है, अब आपको याद होगा ना, जयपुर से भी तो एक वीडियो वायरल ही हुआ था जिसमें BLO खुद बीजेपी पार्षद पर आरोप लगा रहा था कि ये कह रहे थे कि नाम काटो, मैंने नहीं किया, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। तो ये भी तो हुआ।
नहीं मनु, ये बात बिल्कुल सही है, ये चीजें होती हैं, सत्ताधारी दल का एक दबाव तो रहता ही है कहीं ना कहीं, तो वो दबाव रहा, कांग्रेस उसी को लेकर आरोप लगा रही है। लेकिन उन आरोपों को मतलब जांच का विषय, मेरा तो ये कहना है, कांग्रेस तो एफआईआर तक लॉन्च करा रही थी इन मामलों को लेकर, तो एफआईआर भी लॉन्च होगी तो उसकी भी जांच होगी कि उसमें कितनी सच्चाई है, तो ये तो बाद की चीजें है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सजगता से इस चीज को देखना चाहिए कि कोई वास्तविक मतदाता का तो नाम नहीं कटे और कोई दूसरे जो घुसपैठिए के रूप में उनका नाम नहीं जुड़े। ये दोनों चीजों को होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो वास्तविक मतदाता कहीं महरूम नहीं रह जाए मतदाता बनने से, क्योंकि लोग में सबसे बड़ी चीज ही मुझे लगता है कांग्रेस से मुझे इसका जवाब लेना चाहिए। पंकज जी, आप लोग लगातार ये थ्रेट भी देते रहे कि यहां सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट जाएंगे, तो फिर चुनाव आयोग का तो आपको भरोसा है ही नहीं, तो फिर जा रहे हैं क्या कोर्ट एसआईआर के मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए मनोराज जी, निश्चित तौर पे हम कोर्ट जाएंगे और कुछ जगह तो एफआईआर ऑलरेडी फाइल हो भी गई है, क्योंकि देखिए सच ये है कि हम लोगों ने लगातार जनता के बीच से वो सबूत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना एसआईआर का तो होना चाहिए, मीडिया के सामने भी रखे का काम। बिल्कुल, बिहार वाले मुद्दे पर तो आप ही की तो हार होना चाहिए, इसके लिए नहीं, सुनिए मनोराज जी, होना चाहिए एसआईआर होना चाहिए, इसके लिए मना कोई नहीं कर रहा है। इसके प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो प्रोसेस जिस तरीके से गलत तरीके से कर रहे हैं उसके बाकायदा हम लोगों ने तो सबूत दिखाए हैं, मीडिया के सामने लाके सबूत दिखाए हैं कि जो लोग वहां पर चुने हुए पार्षद उन तक के नाम काट दिए गए, जो व्यक्ति घर में मौजूद उसको यह कह दिया गया कि शिफ्ट हो गया है, जो व्यक्ति लगातार वहां पे बीएलए बीजेपी के बीएलए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि आप एक साथ जहां 10 फॉर्म सबमिट करा सकते हैं वहां 500 फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार व्यवस्था का, प्रशासन का मिसयूज करने का काम लगातार कर रही है। और इसी की परिणति है मनोराज जी, आप पूछिएगा भाजपा के प्रवक्ता से कि लगातार आप देखिए नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, सरकार पिछले 2 साल से टाले जा रही है क्योंकि इनसे चुनाव करवाए नहीं जा रहे, क्योंकि चुनाव करवाए जाएंगे तो जनता के लिए इन्होंने आखिरी धरातल में बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए कोई काम किया ही नहीं है, कोई विकास की योजना लेके नहीं आए, और इसका चुनाव लास्ट अंता के चुनाव में जनता ने इसका प्रदर्शन कर भी दिया गया है, और इसीलिए सरकार बार बार में चुनाव से बच रही है। और आप देखिए कि पंचायत चुनाव पर हम कल भी बातचीत कर चुके हैं, उस चीज को मत इन्वॉल्व कीजिए, भी एसआईआर पे जवाब दीजिए। अब डॉक्टर सारा कहते हैं कि पेन ड्राइव से आई थी लिस्ट और वो नेताओं के जरिए पहुंच जाती है राजस्थान तक, दिल्ली से एक एजेंसी को हायर कर रखा है। अरे ये सब बातें आप बोल रहे हैं कि वहां पे फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोट काटे जा रहे हैं, सबूत लाइए ना सर, कौन सी पेन ड्राइव है दिखाइए, कौन सी एजेंसी हायर है नाम बताइए। ऐसे आरोप लगाकर और टच करके आप भाग नहीं सकते ना। नहीं, ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं, सबूत मीडिया के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं। आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हमारे आदरणीय हरियाणा के मुद्दे पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की देखी थी, उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। हाँ पंकज मीणा जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। राजस्थान की भी हमने की है, हमने हवा महल की आदर्श नगर की झालावाड़ की बांसवाड़ा की जोधपुर की तमाम ऐसे जिले हैं जहां की हम लोगों ने बाकायदा एविडेंसेस के साथ में प्रेजेंटेशन दी है और ये मीडिया के सामने दी है, और बाकायदा जहां जहां जो घपला हुआ है वहां एफआईआर भी दर्ज हम लोगों ने करा दी, बाकी जगह हम करवाएंगे। मनोज भाई, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है जो हमारे सीसी ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी और पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक बात दोहराई थी, वो मैं आपके सामने यहाँ इस चैनल के माध्यम से फिर दोहराना चाहूंगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो लिखित में शिकायत चुनाव आयोग को दीजिए और साथ में एफिडेविट दीजिए। और दुर्भाग्य की बात है कि आपने उसके बाद में पत्रकार वार्ता कर ली, आपने आंदोलन कर लिया, बड़े बड़े भाषण दे दिए, पर आज तक चुनाव आयोग को ना तो लिखित में शिकायत दी ना एफिडेविट दिया, जबकि प्रक्रिया यह है कि आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट देने से हमेशा ही बचते हैं। नवीन महाजन से, अरे सुनिए, राजस्थान नवीन महाजन से मिलकर आए, आप शिकायत करते नहीं है, आप एफिडेविट देते नहीं है, आप कोर्ट में जाते नहीं है, और आप केवल और केवल एक काम करते हैं, झूठ बोल के भ्रम फैला के केवल और केवल भागने का काम करते हैं। और ये चीज राजस्थान की जनता कम से अच्छे से जानती है। आपने अभी उपचुनाव की बात करी, मैं आपको याद दिलाऊं, राजस्थान में मुख्य चुनाव के बाद में 7 उपचुनाव हो चुके हैं। 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, और 5 जो भारतीय जनता पार्टी ने जीते ना, वो ऐसी विधानसभा है जहां पिछले 3-3, 4-4 विधानसभा चुनाव से हम जीते नहीं है। ये जनता का मैंडेट है, ये जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, जो धीरे धीरे कांग्रेस से नहीं, लेकिन मीणा जी वो तो कह रहे हैं कि अंत में तो आपकी हार हुई थी ना, आप ट्रिपल इंजन की सरकार का वहां पर ख्वाब दिखा रहे थे, तो अब जनता देख चुकी है, ये लिटमस टेस्ट था आपके लिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि गांव की सरकार आपकी नहीं बनने वाली। बिल्कुल
मनु, ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, इनकी जबान है, केवल झूठ बोल के भ्रम फैलाना इनका हमेशा का कांग्रेस की राजनीति करने का तरीका रहा है। 7 में से 5 हम जीत रहे हैं और 2 हम हारे, तो हमने उस हार को स्वीकार करके इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश की है। हाँ। हम आगे सुधार करने का वादा करते हैं, परंतु ये नहीं कि हार जाए तो कहेंगे ईवीएम खराब है, हार जाए तो ये बोले कि चुनाव आयोग खराब है, हार जाए तो ये सब बोले कि सब सिस्टम खराब है। हाँ। ये पूरे देश के सिस्टम के ऊपर आंगुली उठाते हैं। आज इनको चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है, कल इनको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और मुझे हो सकता है धीरे धीरे ये कहने लगेंगे कि भारत पे भी इनको शायद विश्वास नहीं होगा। आप दुर्भाग्य देखिए कि ये कहते हैं कि भारत आज डेड इकोनॉमी है, और वही डेड इकोनॉमी से आज समझौता करने के लिए यूरोप यूनियन लाइन लगाए खड़ा है। वहीं आज अमेरिका आज हमारे सामने नतमस्तक है। ये डेड इकोनॉमी बताया करते थे, इनके नेता कहते थे डेड इकोनॉमी है। आज डेड इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व की चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति बनी हुई है। ठीक है, बताइए। देखिए मनुराज जी, सरकार की फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, लेकिन ये सच है कि इनके दावे किताबी और झूठे हैं, ये मैं कह देता हूं। देखिए, लगातार ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। आप देख लीजिए, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपको कई मंत्री नजर आते हैं। शिक्षा की हालत तो यह है, शिक्षा मंत्री जी की, वो लगातार कथाओं में व्यस्त है, कथा करवाने में व्यस्त है, और शिक्षा महकमे के अलावा सारी बातें वो कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा में ये बात नहीं करेंगे कि लगातार ना स्कूलों में ना किताब है, ना यूनिफॉर्म है, ना स्कूटी है, ना स्कूलों में शिक्षक है। और आप देखिए कि जो स्कूल यूनिफॉर्म हम लोगों ने, हमारी योजना स्कूल यूनिफॉर्म की स्कूल की योजना थी, उसमें 12th और 8th और 12th इनमें सब में जो यूनिफॉर्म दी था, उसका भी बजट कम कर दिया गया है। उसमें आप देखेंगे कि लगभग 1st से 8th तक सामान्य वो ओबीसी के 15 लाख विद्यार्थी इस योजना से बाहर हो गए। 9 से 12 तक लगभग 12 लाख बालिकाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। आप देखेंगे 8वीं 10वीं और 12वीं में जो मिलने वाली प्रतिभा पुरस्कार राशि थी वो भी घटा दी गई है। महात्मा गांधी, आपने विधानसभा में हुक्का बार का अवैध रूप से जो चल रहे हैं उसका मुद्दा उठाया था, तो उस पर तो जवाहर सिंह बेगम ने भी जवाब दिया, दिया कुमारी ने भी जवाब दिया। देखिए, उस पर आप लोग हंगामा करने लगे। मनुराज जी, वो जब आंकड़े रख रहे थे तो आपको सुनना चाहिए था ना सर। देखिए, ये खबर नहीं सुनिए, मैं खबर दिखा रहा हूं ना। 50 करोड़ की घोषणा इन्होंने सड़कों के लिए की है, लेकिन उसमें से सिर्फ 95 सड़कों में से सिर्फ 11 का निर्माण शुरू हुआ है। ये आप इसकी खबर देख लीजिए, अभी कुछ 10-20 दिन पहले की खबर है। तो ये सरकार लगातार फेल है। आपको पता होगा जो आंकड़े रख रही थी उन पर आपको विश्वास नहीं है। वो कह रही है कि 12,000 करोड़ का काम आपके टाइम में हुआ था, आपने तो 2 साल में 8,000 करोड़ खर्च कर डाला सड़कों पर। 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए सरकार ने, जो कि अब बोल रही है कि हमने फिजिबिलिटी चेक नहीं की। इसमें एक 65 करोड़ का झोटवाड़ा खातीपुरा का एलिवेटेड सड़क भी है, जयपुर के ये प्रोग्राम था। तो ये जिस तरीके से लगातार ये सरकार फेल हो रही है, जो योजना इन्होंने बजट में घोषणाएं कर रही थी वो टेंडर ही कैंसिल कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ही रद्द कर रहे हैं। ये खबरें देख लीजिए आप, ये सरकार की नाकामी का दस्तावेज है, जो लगातार सरकार बार बार में ये कहती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। आशुतोष रावत जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मीरा जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद आशुतोष जी के बाद छोटी सी लाइन। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये बार बार ये कहते हैं कि आंकड़े झूठे हैं, सदन में झूठ बोला गया, जबकि हमारे विधानसभा संसदीय प्रणाली के अंदर एक कार्रवाई का एक तरीका है कि सदन के अंदर कोई मंत्री झूठ बोलता है तो उसके झूठ के लिए ऊपर कार्रवाई करने का तरीका होता है। क्या ये आज इस चैनल के माध्यम से यहां बैठ के दावा कर सकते हैं कि मंत्री ने अगर झूठ बोला है तो विधानसभा के अंदर मैं तो खबर दिखा रहा हूं ना, कितने प्रोजेक्ट रद्द हो गए, आप उस बात को कीजिए, आप उस बात को कीजिए। आप ये कहते हैं कि मंत्री झूठ बोल रहा है, तो क्या मंत्री को सदन में झूठ बोलने की ऊपर कार्रवाई करेंगे? आप मंत्री के सदन के अंदर झूठ बोलने के ऊपर कार्रवाई करेंगे? सच है, वो ये समझता है, मैं ये समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जानते मनुराज जी, क्या नेता प्रतिपक्ष कार्रवाई करेंगे कि सदन के अंदर मंत्री ने झूठ बोला? मनुराज जी, आप इस बात पे आइए। आप कहते हैं मंत्री झूठ बोल रहे हैं, मंत्री आगे झूठ बोलने का मौका दीजिए। आप प्रोजेक्ट रद्द हुए, ठीक है, आपका प्रश्न हो सकता है, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े वो दे रही हैं आपके सरकार की तुलना के साथ, पिछली सरकार की तुलना के साथ, तो क्या आप उसे पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं? ये झूठ बोलना, भ्रम फैलाना शर्मा जी जल्दी बोलिए, फिर आशुतोष जी के पास मैं जाऊंगी, वक्त मेरे पास कम है। नहीं देखिए, मैं तो मनुराज जी आपके सामने चीज रख देता हूं कि मैं जो दावे का आप बताइए, ये सरकार मैं जो कह रही हूं वो भी तो सुनिए, उसका भी तो जवाब दीजिए। आपकी बात में 2 बार सुन ली सर, और 8 लाख करोड़ के, सुन लीजिए देख, नहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, 35 लाख करोड़ के एमओयू सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत कर लिए, और ये सरकार कह रही कि 8 लाख करोड़ के एमओयू हमने धरातल पे उतार दिए। बताए ना सरकार, सदन में जवाब दे, 8 लाख करोड़ के कौन कौन से एमओयू किए हैं? ये सिर्फ केवल दावे कर रहे हैं कि 8 लाख करोड़ के कर दिए, धरातल पे कितने ये बताने चाहिए ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना चाहिए। मंत्री हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, कोई तो हो जो जवाब दे।
राजस्थान सड़क की का जनता मुद्दा को नहीं बल्कि नशा सिलसिलेवार का मुद्दा बताया भी उठा था कि आशुतोष हमने रावत जी। इस नशा मत का के मुद्दा लिए राजस्थान ये के लिए भी पैसे बहुत MOU महत्वपूर्ण हो आए चुका है। हैं। जिस तरह से युवा पीढ़ी इस पूरे कहना चाहिए कि नशे के जाल में फंस रही है, आपको क्या लगता है कि सरकार के पास कोई बेहतर नीति है या उस पर काम करने की जरूरत है? हालांकि जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि STF हमने गठित की और बेहतर तरीके से काम हो रहा है, क्या वो काफी है या फिर और भी काम करने की जरूरत है? सिर्फ टोंक नहीं, पूरे राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि नशे की कम से कम जो राजस्थान में स्थिति है, राजस्थान में जिस तरह से युवा, खासतौर पर युवा वर्ग को जो नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है, उसके लिए सरकार को मुझे लगता है कि एक बड़ा लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। सरकार घोषणाएं भले ही करे कि उन्होंने STF बना दिया, निश्चित तौर पर इस तरह के कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार इस तरह की प्रावधान कर रही है, लेकिन शायद जमीनी हकीकत या तो मंत्री महोदय को मालूम नहीं है या जमीनी हकीकत से वो रूबरू नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे स्कूल जो जिनको हम 10th और 12th के स्कूल्स बोलते हैं, उन स्कूल्स के बाहर किस तरह का नशों का कारोबार हो रहा है, ये खुलेआम आप पूरे प्रदेश के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसे में मंत्री जी अपनी शायद जो सरकार कर रही है उसकी जानकारी सदन के राजीव जैन जी, बात यहाँ पर पानी पर होनी चाहिए, सड़कों पर होनी चाहिए, नशे पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप क्या होते हैं कि पर्ची वाली सरकार है, दिल्ली क्यों जा रहे हैं मुख्यमंत्री बार बार, ग्रीनफील्ड, वो कहते हैं कि भाई जो एक्सप्रेस वे है उसकी सौगात लेने के लिए जाते हैं, विकास के लिए जाते हैं, आपके टाइम तो सरकार बचाने के लिए जाते थे। अरे इन सब चीजों का जनता से क्या सरोकार है? सवाल इस बात का है कि प्रश्नकाल का सियासी अखाड़ा बन गया है। नहीं, बिल्कुल मनु, आप सही कह रही हैं। जो विधानसभा का पटल है उस पर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन जैसे जनहित के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। इन सब चीजों से भटक गए। होता क्या है, सत्ता पक्ष कुछ भी आरोप लगा देता है, वो पिछली सरकार पे आरोप लगा देता है कि उनके कारण अब हमको सुधारने में इतना समय लग रहा है, अब जबकि 2 साल हो गए मौजूदा सरकार को। बिल्कुल हंगामा हो, लेकिन उसके बीच चर्चा भी हो ताकि जनता के मुद्दे वहां तक पहुंचे और उसका ना सिर्फ मुद्दे पहुंचे बल्कि समाधान भी होना चाहिए। यही मकसद होना चाहिए हर विधानसभा के सत्र का, क्योंकि बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र नजर रहेगी न्यूज 18 राजस्थान की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार।